स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं JKLH प्राइम टाइम। सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ी चिंता इसी बात को लेकर है कि क्या इसराइल और ईरान के बीच जंग की जो चिंगारी भड़की है, ये चिंगारी क्या शोला बन जाएगी? क्या ये जंग जो अभी शुरुआती मोड़ पर है, क्या ये और आगे बहुत तेज होगी? क्या यह जंग इस तरह से भड़केगी कि अपने आसपास कई मुल्कों को इस पे शामिल कर लेगी? क्या इसका असर पूरे मध्य पूर्व एशिया पर होगा? क्या इसके असर से यूरोपियन कंट्रीज जो है वो भी पीछे नहीं रह पाएंगे? आखिर किस मोड़ तक ये जंग जा रही है? एक तरफ तो ईरान परमाणु समझौते को लेकर अमेरिका के साथ बातचीत कर रहा था, बातचीत 6 राउंड तक पहुंच चुकी थी। दूसरी तरफ जो डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट आया था, जो उन्होंने ट्रूथ सोशल मीडिया पर लिखा था कि 60 दिनों का वक्त था ईरान के पास, लेकिन शायद उस पर उस तरह से बात आगे नहीं बढ़ी। और जब इसराइल ने हमला किया तो अमेरिका के सदर ने कहा कि यह तगड़ी चोट है ईरान पर और मुझे लगता है कि ईरान अब समझौता के टेबल पर आगे आएगा। लेकिन हुआ क्या? ईरान ने कहा कि यह हमारे सॉवरेनिटी पर हमला है और ईरान ने इसका जवाब दिया, जवाबी हमला किया। ईरान ने पलटवार किया, जवाबी हमला किया, चूंकि खुमैनी ने कहा था कि दरअसल इसराइल ने ईरान पर हमले करके एक ऐसी हरकत को अंजाम दिया है कि जिसकी सजा उसे बहुत जल्द और बहुत सख्त दी जाएगी। इसराइल ने बहुत ही जबरदस्त हमला किया था ईरान पर। इस हमले में कई फौजी तंसीबात को निशाना बनाया गया था, जो न्यूक्लियर मराकज थे उसे निशाना बनाया गया था, न्यूक्लियर साइंसदानों की मौत हुई और जो ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड जो उनकी सेना है उसके चीफ की भी इसमें मौत हो गई और भी कई दूसरे अफसरान की मौत हो गई। लेकिन उसके बाद ईरान ने कहा है कि अब बातचीत का कोई मतलब नहीं रह जाता, चूंकि ईरान ये मानता है कि दरअसल एक तरफ बातचीत की कोशिश थी, लेकिन पसे पर्दा इसराइल को अमेरिका की शह हासिल थी और उसी शह का नतीजा था कि इसराइल ने ईरान पर हमला किया। बात यहां तक पहुंची कि ईरान ने भी जवाबी हमला किया और जवाबी हमला इस तरह से किया कि सवाल उठने लगे कि क्या आयरन डोम पूरी तरह से नाकाम हो गया, या क्या आयरन डोम ने बहुत हद तक कामयाबी दिखाई, लेकिन उसके बावजूद कई मिसाइल ईरान की तरफ से जो दागे गए थे वो तेल अवीव पर गिरे और दूसरे शहरों पर गिरे और कई तबाही के मनाजिर देखे गए, ऐसी तस्वीरें सामने आई। अब सवाल यह पैदा होता है कि एक तरफ जहां इसराइल ये बार बार कह रहा है कि हम अपने लिए खतरा ईरान का, जब तक हम उसे कमजोर नहीं कर देते, जो ईरान की जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो हमारे लिए खतरा है, हमारे वजूद के लिए खतरा है, जब तक उसे पूरी तरह से खत्म नहीं कर देते हमले जारी रहेंगे। यानी ऑपरेशन जो उसने बताया कि रेड राइजिंग लायन जारी रहेगा, वहीं दूसरी तरफ ईरान ने भी पलटवार किया और इस पलटवार में भी तबाही के मंजर देखे गए। इसराइल पर मिसाइलों की बारिश कर दी गई। तो क्या ऐसे में यह सवाल अब सबसे बड़ा हो गया है कि क्या ये जंग अब यूं ही तेजी के साथ आगे बढ़ती रहेगी, या फिर वर्ल्ड कम्युनिटी को शायद इस बात का एहसास होगा कि ये वर्ल्ड के लिए, वर्ल्ड के अमन के लिए कहीं ना कहीं घातक हो सकता है, खतरा बन सकता है। हालांकि ईरान ने यह चेतावनी भी दी है कि इसराइल पर अब ईरान के जवाबी हमले को रोकने वाले जितने भी देश होंगे उनके ऊपर भी हमला किया जाएगा, यानी उनके जो इलाकाई जो अड्डे हैं उनके अड्डों को भी ईरान निशाना बनाएगा। तो इसी पर आज बातचीत करेंगे। आप बने हमारे साथ, देखें JKLH प्राइम टाइम। और जो मौजूदा हालात अभी है इसराइल और ईरान के बीच, उस बीच भारत ने भी अपना रुख साफ किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात हुई है नेतन्याहू से और प्रधानमंत्री ने चाहा है कि शांति बनी रहनी चाहिए। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर क्या ये जो अब हालात नजर आ रहे हैं, जो दिखाई दे रहे हैं, वो शांति की तरफ बढ़ रहे हैं, या फिर ये कि मजीद तेज होती जंग की तरफ कदम बढ़ते जा रहे हैं? इस पर आज हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होंगे मुहिबुल हक, जो फॉरेन एक्सपर्ट हैं, और हमारे साथ होंगे मौलवी इमरान रजा अंसारी, जो इस्लामिक स्कॉलर हैं। हमारे साथ एक और खास मेहमान है कर्नल SS पठानिया, डिफेंस एक्सपर्ट, और प्रोफेसर आशी खान, जो एक्सपर्ट है फॉरेन अफेयर्स की। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहता हूं
मौलवी इमरान रजा अंसारी साहब, हमें सिर्फ थोड़ा ये ब्रीफ कर दें आप सबसे पहले कि इस वक्त जो हालात है वो क्या है, ईरान के सामने ये कितनी बड़ी चुनौती है और ईरान किस दहाने पर खड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल साहब, आपने मुझे मदऊ किया इस प्रोग्राम में। देखिए, इस वक्त जो ईरान की इंटरनल सिचुएशन है उसमें अभी भी इज़राइल के जो तैयारे हैं वो अभी भी हमला कर रहे हैं। अभी 1 घंटा पहले इज़राइल ने एक बिल्डिंग पर जो मिसाइल लगाए हैं, वो एक मस्कूनी बिल्डिंग है, जो एक प्राइवेट बिल्डिंग है, एक रोड है तेहरान में, उसको चमरान कहते हैं। अगर आप उसके मंजर देखेंगे, अगर आप मनाजिर देखेंगे, वहाँ छोटे छोटे बच्चे 3 महीने से लेकर 8 महीने 9 महीने के बच्चे, उनकी माएँ उस बिल्डिंग में थी। अगर आप देखेंगे कि क्या उस बिल्डिंग का उन्होंने क्या हाल किया। देखिए, इज़राइल इस वक्त मुझे लगता है कि जो ईरान ने कल जवाबी हमला, कल शाम को जो ईरान ने जवाबी हमला किया इज़राइल पर, तो मुझे लगता है उसकी बौखलाहट में इज़राइल इस वक्त ऑल आउट चला जा रहा है। लेकिन यहाँ से ईरान भी तैयारी में है। ईरान 2 दिन पहला वाला ईरान नहीं है। ईरान ने अपना जो स्ट्रक्चर था उसको दोबारा मजबूत करके वो बाज़ाब्ता तौर पर इज़राइल के खिलाफ तैयार हैं। और मुझे नहीं लग रहा है कि ये शॉर्ट हॉल है, ये मुझे लगता है ये जंग अभी जारी रहेगी। जी, कर्नल साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। हमारे साथ जो अच्छा खासा पैनल मौजूद है, पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस वक्त आप क्या देख पा रहे हैं, किस तरह से ये मिड ईस्ट को पर ये जंग जो है एक तरह से ये क्या फैलेगी और आगे, क्योंकि इसराइल ने अटैक किया, ईरान ने उसे अपनी सॉवरेनिटी पर हमला माना और ईरान ने जवाबी हमला कर दिया। तो ऐसे में जो अमेरिका जो जिस तरह से कह रहा है, या डोनाल्ड ट्रंप ने जो ये बात कही थी कि अब मैं समझता हूं कि अब समझौते की टेबल पर ईरान आएगा, ईरान का कहना है कि अब बातचीत का कोई फायदा नहीं है। आप क्या देख रहे हैं, ये किस बोर्ड पर है? देखिए सर, इसमें आप थोड़ा सा पहले अगर आप बैकग्राउंड पे जाएं जी, बैकग्राउंड का मतलब ये है कि अगर हम देखते हैं इस समय इजराइल और हमास के बीच में पिछले तकरीबन 2 साल से जंग चल रही है जी, और हमास को और हिजबुल्लाह जिसके खिलाफ इजराइल लड़ रहा है, ये दोनों को माना जाता है कि ये ईरान की प्रॉक्सी है। उसके बाद दैट इज वन एस्पेक्ट विच इज गोइंग ऑन। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि यूएसए वो नहीं चाहता है कि ईरान जो है वो एक न्यूक्लियर पावर बने। उसके लिए वो समझौता करना चाहते हैं, उसके लिए उन्होंने उनके ऊपर बहुत ज्यादा सैंक्शन भी लगाई। और अभी शायद उनको ये या तो मोसाद को या सीआईए को और जो इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी है उसने भी ये बयान दिया है कि ईरान इज इन द वर्ज ऑफ मेकिंग ए न्यूक्लियर बॉम्ब। अभी इन दोनों देशों ने बेसिकली, इसमें हम ये मान के चले हैं कि जो भी कार्रवाई हो रही है वो अमेरिका कर रहा है, इसको इजराइल सिर्फ एक मोहरा है जी, जो उसको एग्जीक्यूट कर रहा है। तो उन्होंने ये पहले अटैक किया ईरान के ऊपर, जिसमें उनके आर्मी के जो टॉप रॉस थी, उसके अलावा साइंटिस्ट और न्यूक्लियर साइट्स, और उसके बाद आता है रिटेलिएशन ईरान का, जो जरूरी भी था, बिकॉज कोई भी नेशन जो सॉवरेन नेशन है वो ये नहीं चाहेगा कि उसके ऊपर अटैक हो जी, तो उन्होंने रिटेलिएट कर दिया। अभी इस समय जो सिचुएशन है, अभी ट्रंप खुल के सामने आ गए हैं, उन्होंने ईरान को वार्न करना शुरू कर दिया है कि आप जो है समझ जाइए, अदरवाइज नतीजे आपके लिए एक अच्छे नहीं होंगे। अभी आप ये देखिए, अगर हम बात करते हैं यूएसए की जो प्रेजेंस है मिडिल ईस्ट में, वो कई जगह उन्होंने अपने अड्डे बनाए हुए हैं। इजराइल उनके पास है, उनके पास पैसे की कमी नहीं है, स्टेट ऑफ आर्ट वेपन्स की कमी नहीं है जी, और उसके बाद इजराइल के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, ये भी आप मान के चलिए। ईरान शायद कोशिश में है या बना चुका है, आई डोंट नो अबाउट इट, बट ऑफिशियली उनके पास अभी न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है। और इजराइल को ये गलत फहमी है या की अपनी सोच है कि ईरान के पास अगर एटम बम आ जाएगा वो हमारे ऊपर यूज करेगा। और जिस तरीके से आप उनका एरिया देखें, ज्योग्राफिकल एरिया जो है वो इतना छोटा है कि उनको लगता है कि हमारा जो अस्तित्व है वो खतरे में पड़ जाएगा। और हमारे लिए ये जरूरी है कि या तो ईरान कोई उसको डील को साइन करे या फिर उसकी न्यूक्लियर जो कैपेबिलिटी है उनको डिले किया जाए और तब तक नेगोशिएशन हो। जी,
अभी अगर हम वॉर वेजिंग कैपेबिलिटी की बात करते हैं प्रेजेंट के अंदर, इजराइल बैक्ड बाय यूएसए, ब्रिटेन एंड वेस्टर्न कंट्रीज, दे कैन लिटरली रूइन जी द ईरान। जी जहां तक ईरान की जहां तक ईरान की प्रॉब्लम है, जी वो सिर्फ मिसाइल या ड्रोन के साथ ही अटैक कर सकता है, क्योंकि इजराइल और ईरान के बीच में जो एरियल बाउंड्री है दैट इज अराउंड 1600 किलोमीटर। जी और जॉर्डन ने अभी ये क्लियर कर दिया है कि दे विल नॉट परमिट देयर एयर स्पेस टू बी यूज बाय ईरान, और उनके अगर ड्रोन और मिसाइल्स आते हैं, एयरक्राफ्ट, तो वो ले जा नहीं सकते। तो उनकी जो एप्लीकेशन होगी फोर्स लेवल की, दो दे आर वेरी पावरफुल, दे कैन मेक यूज ऑफ देयर नेवी आल्सो इन द रेड सागर एरिया, जी बट वो कितने लोगों के साथ लड़ सकता है? और जहां तक उनके सपोर्ट में लोगों का सवाल है, देखिए चाइना और रशिया इस समय ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं। रशिया की आप प्रॉब्लम देखिए, वो ईरान से खुद ड्रोन मांग रहा है यूक्रेन से लड़ने के लिए। चाइना जो है उसने अपनी अपनी काफी जगह भी अपने रिसेंट देखा होगा, जो इंडो पाक हमारा जो वॉर हुआ था, उसके अंदर वो भी पूरी तरह इन्वॉल्व है, और उस समय ऑपरेशन सिंदूर अभी भी चल रहा है। तो ये जो है, और उसके बाद आप देखिए अगर ये धमकी दे रहे हैं खोमेनी साहब कि हम ना सिर्फ इजराइल को छोड़ेंगे बट उसके जो सपोर्टर्स हैं उनको भी हम नहीं छोड़ेंगे, तो मेरे को नहीं लगता है कि उनके पास इतनी कैपेबिलिटी है। प्रोबेबली दे आर ट्राइंग टू बाइट मच मोर व्हाट दे कैन च्यू। जी तो एम ये है कि वर्ल्ड वॉर जो है शुरुआत हो सकती है, अगर कल को सारे जो नेशंस हैं वो सब कुछ छोड़ छाड़ के इसके ऊपर आ जाते हैं, तो there is a बिल्कुल। great चलिए अभी इस पर possibility और of a बात third करते हैं। world war। प्रोफेसर अर्शी खान भी मौजूद हैं, फॉरेन एक्सपर्ट हैं इस मामले पर। प्रोफेसर साहब, मेरा सवाल आपसे यही होगा कि ये सब लोग समझ रहे हैं कि दरअसल इसराइल सिर्फ इसराइल नहीं है, इसराइल सिर्फ अकेला इस जंग में नहीं है, अगर वो जंग इसको आप कहें अब, तो फिर ऐसे में क्या हालात बनते हैं जब किसी को पता है दो फरीक, यानी अगर ईरान है और इसराइल है, और इसराइल के साथ वो अकेला नहीं है, उसको हर तरह की मदद उसको मिल रही है, तो ऐसे में ईरान क्या करे? क्या ईरान इसराइल के हमले का जवाब ना दे? क्या ईरान अगर जवाब देता है तो उसके पास बहुत तरह की रेस्ट्रिक्शंस हैं, जैसा अभी पठानिया साहब ने कहा? देखिए, ये आपने शुरू से देखा होगा, सन 2003 से जब ईरान को फोर्स किया गया, उसने जो है एनपीटी का एडिशनल प्रोटोकॉल साइन किया। एडिशनल प्रोटोकॉल साइन करने का मतलब ये था कि ईरान ने बेसिकली बहुत ज़्यादा झुक के बात की। जी तो ईरान का हमेशा, अगर आप देखेंगे, अगर पूरी क्रोनोलॉजी आप निकालते हैं या उसकी बायोग्राफी निकालते हैं ईरान की, तो ईरान ने हमेशा कोशिश किया कि हम थ्रू निगोशिएशन चीज़ों को सेटल करें। और लेकिन इसमें आप देखेंगे कि जब भी ईरान ने कोशिश की, आपने देखा होगा 2015 में न्यूक्लियर आपके एग्रीमेंट हुआ, मतलब P5+1 और इसके ईरान के बीच में, जिसको ट्रंप ने तोड़ दिया आपके 2018 में। जी इसके पहले न्यूक्लियर स्वैप की बात जो है आई थी, उसमें टर्की और सेंट्रल एशिया की कंट्रीज थी, 2009 की बात मैं बता रहा हूँ। जी तो जब भी ईरान ने कोशिश किया तो वो कामयाब नहीं हुआ। इसके बाद आप देखेंगे कि ईरान को मुसलसल हिट किया गया। अभी तो 9 इनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट मार दिए गए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि न्यूक्लियर साइंटिस्ट वहाँ खत्म हो गए, बहुत सारे अभी हैं। जी इसके पहले आप देखेंगे कि उनको किया गया, फिर उसके बाद वहाँ पे साइबर अटैक हुआ, तरह तरह से मतलब किया गया। उसमें परेशानी ये आ रही है कि अगर आप देखेंगे कि पूरे मिडिल ईस्ट में जो लड़ाई है, वो बेसिकली मैं कहूँगा कि सिविलाइजेशनल फोर्सेस और ब्रिटिश फोर्सेस के बीच में है। वो लोग जो इंसान हैं और दूसरे लोग जो मतलब दंगाई हैं, जिनको कहा जाए टेररिस्ट है। ये जो भी हादसे हुए हैं आपके देखिए, जैसे कि पेजर ब्लास्ट हुआ, वॉकी टॉकी का ब्लास्ट हुआ, और किस तरह से जो इस्माइल हानिया तो निगोशिएट कर रहे थे, आपको याद होगा, उसको मार दिया इन्होंने। तो जर्नलिस्टों को मारा गया। आप भी जर्नलिस्ट हैं, आपने देखा होगा कि सेकंड वर्ल्ड वॉर और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को मिला लें आप, और उसके बाद जितनी भी वॉर्स हुए अब तक, उसको आप मिलाएंगे तो शायद 226 से ज़्यादा नहीं मरे होंगे। 226 सिर्फ गाजा में जर्नलिस्टों को मार दिया गया। तो इनका बेसिकली मौक़िफ़ ये है, ईरान ये चाहता है। आपने देखा होगा कि कभी एक ज़माने में सद्दाम हुसैन इसके लिए ख़तरा था, उसके बाद जो है आपके सीरिया खतरा था, उसके बाद जो है आपके लीबिया इसके लिए खतरा था, येमेन इसके लिए खतरा था, अब ये ईरान के लिए खतरा। तो ये इसका बेसिकली ये पूरा इनका प्लान है, अमेरिकन न्यू सेंचुरी अमेरिकन प्लान ये है कि जितने भी कंट्रीज जो इजराइल की मोनोपोली को चैलेंज करना चाहते हैं, इसकी मोनोपोली क्या है, इसकी पॉलिटिकल मोनोपोली है, डिप्लोमेटिक मोनोपोली है। ये आप कह रहे हैं इसराइल की मोनोपोली या फिर किसी और की? क्योंकि पठानिया साहब कह रहे हैं कि इसराइल तो महज मोहरा है।
ना ना ना, मैं तो ये नहीं कहूंगा, इसलिए कि मैं तो खुद पढ़ाता भी हूँ, मैं जानता हूँ चीज़ों को, और मैं और भी डिप्लोमेट से इंटरेक्ट करता हूँ। इसराइल का मोहरा है अमेरिका। अगर आप देखेंगे कि ट्रंप है, ट्रंप में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो नेतन्याहू को किसी भी तरह से डांट दे, जैसे उन्होंने डांटा था आपके इसको जेलेंस्की को, आपको याद होगा। जी 2-3 हफ्ते पहले डांटा था, जलील किया था अपने ही यहाँ बैठा के। इतनी हिम्मत नहीं है कि नेतन्याहू को या उसके किसी भी मिनिस्टर को वो जलील कर सकते हैं, इसलिए कि इतने पकड़ इनकी मजबूत है इजरायली लॉबी की खुद अमेरिका में, कि ये कुछ नहीं कर सकते। दोनों पार्टी इसको फंड करते हैं, दोनों पार्टी को, चाहे डेमोक्रेट हो या रिपब्लिकन हो, जितने भी आपके एम्बेसडर्स हैं की कंट्रीज में इंक्लूडिंग इंडिया, उसमें भी जो है इजरायली लॉबी डिसाइड करती है कि कौन होगा। तो इसराइल जो है बेसिकली ये एक मेन रियल फोर्स यही है। और मैं ये कहूंगा कि एक जमाने में जैसे कि जो आपके कंटिन्यूएशन था आपके कॉलोनियल पावर्स का, इंपीरियल पावर्स का, वो इसका नियो मतलब नया फॉर्म है जो कि मिडिल ईस्ट में ये बैठा हुआ है। और थ्रू आउट देखेंगे आप कि भाई इराक ने जो है सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन को फॉलो किया और सारे इंटरनेशनल लॉ को फॉलो किया, ईरान ने भी फॉलो किया, लेकिन कभी भी किसी भी मुआहदे पे, किसी भी यूएन के रिजोल्यूशन पे इसराइल ने फॉलो नहीं किया। ठीक है। और जिस तरह से इसने अटैक किया, इससे ये पता जी चलता है कि इसकी जहनीत क्या है। जी बिल्कुल। मोहिबुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एक्सपर्ट हैं फॉरेन अफेयर्स के और खासतौर से मिडल ईस्ट के मामलों में। मोहिबुल हक साहब, मैं आपसे ये सवाल लेकर आ रहा हूँ। 2 दिन पहले तक हालात ये थे, सवाल थे कि क्या करेगा ईरान, ईरान क्या जवाब देगा, क्या ईरान में वो सलाहियत है, वो ताकत है, बहुत तरह के सैंक्शंस उसके साथ है। तो लेकिन ईरान ने जवाब दिया, अब आगे क्या? देखिए, जिस तरह से ईरान पे अटैक हुआ, तो ईरान के लिए ये जंग सर्वाइवल की जंग है। ईरान के लिए ये एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। यानी आज की डेट में सबसे पहले हमें वर्ल्ड के जो न्यूक्लियर रिजीम है उसको समझना पड़ेगा। जो 5 बिग बॉसेस हैं, जो 5 मेंबर्स हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के, वो न्यूक्लियर पावर है जी और वो न्यूक्लियर क्लब के मेंबर कहलाते हैं। उसके अलावा 3 डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर हैं, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया है। और एक अनडिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर है जिसे इजराइल हम कहते हैं। हम्म इजराइल के पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं। आज तक आपने नहीं सुना होगा कि अमेरिका ने या यूनाइटेड नेशंस ने कोई ऐसा प्रेशर बनाया हो कि आईएईए यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को एक्सेस दिया जाए इजराइल के न्यूक्लियर प्रोग्राम के। यानी अगर इजराइल के पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, जौहरी हथियार हैं, और वो कंट्री जो एक हैबिचुअल ऑफेंडर है, जो ह्यूमन राइट्स के वायलेशन के लिए, पीस को डिस्टर्ब करने के लिए 1948 से लेकर आज तक जिम्मेदार, उस कंट्री के बारे में कभी ये बात नहीं की जाती है, उसे एबव लॉ समझा जाता है। इंटरनेशनल लॉ है या कोई इंटरनेशनल नॉर्म है, उससे ऊपर है इजराइल। इतनी प्रिविलेज पोजीशन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इजराइल को दे रखी है। यानी आप समझिए, जो सीज फायर को भी वीटो करता है जहां पे कत्लेआम हो रहा हो गाजा में, उस अमेरिका ने। तो ऐसी हालत में ईरान के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर बनाना, एक कंट्री जो ऑलरेडी समझिए इतने दिनों से सैंक्शन बर्दाश्त कर रही है। और एक बात याद रखना चाहिए कि 1979 से लेकर के, यानी जब ईरान में इंकलाब आया, आज तक उस पूरे इलाके में अगर कोई अमेरिका की इंपीरियलिज्म को, अमेरिकी इस्तेमारियत को और इजराइल की गुंडागर्दी को कोई चैलेंज कर रहा हो तो सिर्फ और सिर्फ ईरान है। और बाकी कंट्रीज ने आमतौर पर सरेंडर किया है इजराइल के सामने और अमेरिका के सामने, अपने बेसिस दिए। तो ईरान जो है एक कांटे की तरह खटकता है। आज की डेट में अगर ईरान रिटेलिएट नहीं करता, यानी ईरान के वजूद की जंग है, तो ईरान के ऊपर यही बात तो नेतन्याहू भी कह रहा है कि वो कह रहा है कि ये हमारे लिए खतरा है। ईरान का ये जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, ये इसराइल की वजूद के लिए खतरा है, और इसलिए जब तक हम इस खतरे को खत्म नहीं कर देते, हम ये हमला जारी रखेंगे, ऑपरेशन राइजिंग लायन। तो ये तो अगर देखिए, ये वही है कि विक्टिम कार्ड वो खेल रहा है जो खुद कल्परेट है, यानी परपिट्रेटर ये खुद बात कहे। तो अजीब सी बात ये है, ईरान ने आज तक कभी इजराइल पे अनप्रोवोक्ड कोई हमला तो नहीं किया। आज तक ईरान ने नहीं किया। ईरान के ऊपर उसके मुकाबले में कई बार हमले हुए। इराक ने, यानी इराक के बहुत सारे न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मारा गया, ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मारा गया, ईरान की पॉलिटिकल लीडरशिप को अटैक किया गया, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को अटैक किया गया। ये तमाम चीजें ईरान को तो प्रोवोक किया जाता रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इजराइल का जिसे एक अनहोली अलायंस है उस रीजन में, और जो यानी जिसे हम इंपीरियलिस्ट अलायंस कहते हैं, जी, एंग्लो ब्रिटिश इजराइल अलायंस, उसका विक्टिम है ईरान। तो ईरान सिर्फ अपने वजूद की जंग लड़ रहा है, और ईरान का ये लेजिटिमेट राइट है। आप अंदाजा लगाइए कि इतनी बड़ी तादाद में शहरी मारे जाएं, न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे जाएं, मिलिट्री लीडरशिप मारी जाए और शहीद हो जाए, तो अल्टीमेटली जो डोमेस्टिक कंपल्जन होता है लीडरशिप का, यानी पूरे नेशनल लेवल पे जो ईरान में
एक सेंटिमेंट्स होंगे, उसके मुताबिक ईरान को जवाब देना होगा। और अगर ईरान जवाब नहीं देता है तो ये कंटिन्यू करेगा, इसराइल की जो ये इस तरह के अटैक हैं, इस तरह के ऑन्स्लॉट है, वो कंटिन्यू करेगा। ठीक है। तो ईरान जी आज की दौर में अपने अपने वजूद की जंग लड़ रहा है। जी। कर्नल एस एस पठानिया साहब, मेरा सवाल अब आपसे ये होगा कि ईरान अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा है, जो अभी मोहब्बत साहब कह रहे हैं। एक तो ये कि आप इस पर कितना इत्तेफाक रखते हैं, और दूसरी बात ये, मेरा सवाल अब ये होगा कि अगर ईरान ऐसा नहीं करता तो क्या करता? क्या उसे अब आपको ऐसा दिखता है कि जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान जो है उसे अब बहुत तगड़ी चोट पहुंची, और मैं समझता हूं कि वो बातचीत के टेबल पर आएगा, लेकिन उसके बाद ही ईरान ने ये हमला भी किया है, तो ये ईरान क्या इस कैपेबिलिटी के साथ है? क्या उससे दूसरे ऐसे किसी देश का साथ मिल सकता है या मिलेगा कि वो इस जंग को आगे सस्टेन कर सके? अगर नहीं कर सकता है, नहीं साथ मिल पाता है, तो फिर ईरान के लिए क्या है, क्या बचता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं थोड़ा बात करूंगा कि बिकॉज एवरी नेशन हु इज एट वॉर दे प्ले विक्टिम कार्ड। अभी आप इंडिया पाकिस्तान का देख लीजिए, पाकिस्तान ऑलवेज प्लेज विक्टिम कार्ड। अभी आप देखिए, पॉपुलेशन जो है इजराइल की, दैट इज अराउंड 1 करोड़, हम्म। और ईरान की जो पॉपुलेशन है, टू माय माइंड इट इज अराउंड 10 करोड़। जी दूसरी तरफ आप देखिए कि उनका एरिया, अगर उसको कंपेयर करेंगे, आई एम वेरी श्योर ईरान का जो एरिया है उनसे बहुत ज्यादा है, जी मे बी 7-8 टाइम्स मोर। दूसरी, मेरे एक अभी हमारे दोस्त ने बात की थी कि इजराइल इज कंट्रोलिंग यूएसए। अभी देखिए, एक नेशन जो विच इज इन द प्रोसेस ऑफ कमिंग अप, एंड ही इट हैज टू फाइट फॉर इट्स सर्वाइवल। अभी आप इसको भी मान के चलिए, ईरान ने अगर हम ये मान के चलते हैं कि हमास और हिजबुल्लाह को ईरान सपोर्ट नहीं कर रहा है, देन आई लीव इट टू द ऑडियंस। टू माय माइंड दे आर सपोर्टिंग देम। और उसमें जो अटैक हुआ था, जिसकी वजह से उन्होंने गाजा स्ट्रिप के अंदर अटैक किया, वो काफी भयाशाना किस्म का अटैक था, जिसमें बहुत बेदर्दी से बच्चों को, लेडीज को मारा गया। अभी कुछ, मैं ये मानता हूं कि इजराइल के द्वारा भी बहुत ज्यादा ज्यादतियां की जा रही हैं, और उसके अंदर जो सबसे ज्यादा सफरिंग है वो है ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी इज सफरिंग, बट दीज पीपल, बिकॉज ऑफ देयर पॉलिटिकल एस्पिरेशन और वॉट एवर इट इज, दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट इट। इनको अपना चाहिए। और जैसे अभी मेरे एक दोस्त बोल रहे थे, हक साहब, जी कि 79 से पहले इजराइल एंड ईरान दे वर द थिकेस्ट ऑफ द फ्रेंड्स। तो फिर ये बदलाव कैसे आ गया? सो दैट मीन जो ड्राइविंग सीट के अंदर ये पॉलिटिकल लोग जो हैं वो बैठे हुए हैं अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए। अभी मैं आपके क्वेश्चन पे आता हूं कि मान लीजिए ईरान को कौन सपोर्ट कर रहा है? मैंने चाइना और रशिया का नाम, दे आर ओपनली सपोर्टिंग। इसके बाद सऊदी अरेबिया, दे मे मेक स्टेटमेंट कि ठीक है, टर्की जो है दैट इज अ पार्ट ऑफ नेटो। जी उसके अलावा बाकी अगर हम देशों की बात करें, उनको तो वो है या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज दे आर टू स्मॉल। नो, इफ ईरान हैज टू गिव ए बिफिटिंग रिप्लाई जी टू द कॉम्बिनेशन ऑफ लेट्स से नेटो कंट्री, उसके अंदर आप ब्रिटेन शामिल कर लीजिए, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन नेशन, तो ये सारे मिलके ईरान के पास उतनी वेयरविदॉल और पावर नहीं है कि वो एक वॉर को सस्टेन कर सके लंबे समय तक। जी अभी उसके बाद क्या सोल्यूशन निकलता है? बाकी लोग जो हैं, यूएन इज ए डेड बॉडी। आई डोंट थिंक दे आर कैपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग, बिकॉज अगेन दे आर बीइंग कंट्रोल्ड बाय द यूएसए। जी तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो ईरान के साथ आके खड़ा होगा? और खड़ा होने का मतलब ये नहीं है कि आप मॉरल सपोर्ट दें। खड़ा होने का मतलब है कि आप उनको वेपन से या फाइनेंस से उनकी मदद करें, सो दैट दे कैन सस्टेन द वॉर विच हैज बीन फोर्स्ड अपॉन देम। ठीक है। तो ये आने वाला वक्त बताएगा। मेरे को लगता है कि आस्ते आस्ते चीजें जो हैं वो स्टेबलाइज होंगी, एंड दैट इज गुड फॉर द ह्यूमैनिटी, दैट इज गुड फॉर द वर्ल्ड, बिकॉज अभी 3 जगह लड़ाइयां चल रही हैं, चौथी वी डोंट नो। इंडिया पाकिस्तान के अंदर वो सीज फायर जो चल रहा है कब टूट जाए, यूक्रेन में वहां चल रहा है, हमास में वहां चल, तो इट्स ए वेरी वेरी सैड सिचुएशन, एंड थिंग्स मस्ट चेंज फॉर गुड। ठीक है। मौलवी इमरान रज़ा अंसारी साहब, कैपेबिलिटीज और सलाहियत जी और सहूलत, सलाहियत और सहूलत, जी, मैं उसी पे आ रहा हूं आपके पास। जी, मैं उसी एक तरफ पर जहां जाऊंगा। इसराइल को यह सहूलत हासिल है कि वो कई ऐसे बेसिस को यूज कर सकता है अमेरिका के जो ईरान के आसपास है, ईरान को यह सहूलत हासिल नहीं है।
तो ईरान क्या एक ऐसी जाल में फंस गया है कि जहां पर वो अगर हमला न करे तो भी उसकी आवाम उसे सवाल पूछेंगे, और हमला करे तो फिर कब तक करे? जी जी, मैं आपको एक बात बता दूंगा। अभी मैं पठानिया साहब की बात सुन रहा था। आई डोंट नो वेदर ही हैज बीन टू ईरान, हैज ही सीन ईरान और नॉट। ये तो देखिए, जो ये बातें कर रहे थे अभी, जिसकी वजह से आपने प्रॉम्प्ट किया कि आप भी एक सवाल पूछना चाहते हैं। पठानिया जी, दिस नेशन हैज बीन स्टैंडिंग ऑन फुट सिंस 1979 एंड नोबडी हैज बीन सपोर्टिंग देम। 1979, आप देख लीजिए कितने साल हो गए हैं ईरान को अकेला चलते हुए। अगर उस तरफ से आप देखेंगे, अगर इसराइल का कल जो उनके अलाइज हैं, अगर वो कल उनको वेपनरी बंद कर दें, तो दैट नेशन इज गोइंग टू कोलैप्स। लेट्स बी वेरी फ्रैंक। सी व्हाट हैपेंड यस्टरडे, नोबडी वाज इवन ड्रीमिंग दैट दिस इज गोइंग टू हैपन। दूसरी बात, पठानी जी, अभी तक पूरी तरह से एस्टैब्लिश नहीं हुआ है कि गाजा पर अटैक हुआ, हु वर द कल्प्रिट्स। आप ड्राइंग रूम में बैठकर आपने वर्डिक्ट दे दिया कि ईरान ने गाजा पर अटैक करवा दिया। हालांकि ईरान में इस वक्त भी अभी तक डिस्कशन ये हो रहा है कि जो गाजा में हुआ वो किसने किया। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा आपके पास कौन सी इंटेलिजेंस है जिसकी वजह से आप एक क्लीन चिट दे रहे हैं कि गाजा पर जी अटैक किया ईरानियों ने। और तीसरी बात, जो डिफरेंट जगहों पर बेसिस हैं, वो कंट्रीज इस वक्त ईरान को प्लीड कर रही हैं, कह रही हैं कि हम आपकी रेंज में हैं, खुदारा हम पर हमला न कीजिए। When, according to you, जी Israel, Tel Aviv is around 1800 knots from Tehran. When they could strike them, Iran can strike anyone, but Iran doesn't want war. This war was imposed on Iran. अगर आपको पता होगा, अगर आप नेतन्याहू की हिस्ट्री देखेंगे, 80s 90s में नेतन्याहू कह रहा था कि ईरान इज फार away from a nuclear bomb, 5 years far away. He's been maintaining that. But in 2025 till today, Iran has not made the nuclear bomb because it's not their policy. It's not their policy. ठीक है Nuclear for peaceful means and having a bomb is totally different. Let me finish. विशाल साहब, मैं आपके सवाल पर आऊंगा। देखिए, मेरे पास सिर्फ 4 मिनट बचे, मुझे तीनों के पास जाना है, प्लीज जी बोलिए। देखिए, लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली जी, अभी पठानिया साहब जो आपके एक्सपर्ट हैं, उन्होंने ये कहा कि रूस ईरान को क्या दे सकता है, वो तो खुद ईरान से ड्रोन्स ले रहे हैं जी। ये अपनी बातों को कंट्रडिक्ट कर रहे हैं। लेट मी टेल यू वन थिंग, द ईरान ऑफ 2025 इज अ डिफरेंट ईरान विच वी नो अबाउट। इट्स अ सेल्फ मेड कंट्री। और वहां से आप देख लीजिए, नेतन्याहू इस वक्त प्रोवोक कर रहा है पूरे मुस्लिम वर्ल्ड को, कह रहा है कि मेरे को मुस्लिम्स के साथ लड़ाई है, मुझको खाली ईरान के साथ लड़ाई नहीं है। इफ यू मस्ट हैव सीन about some time back, he gave an interview. He said, after Iran, it is Pakistan because I don't like Muslims. ये देख लीजिए आप, हम किस दिशा में जा रहे हैं। ठीक है इमरान साहब, ठीक है, मैं थोड़ा वक्त मोहब्बत साहब मैं आपके पास आना चाहता हूं। मोहब्बत साहब आपके पास आना चाहता हूं जी। देखिए, अगर मान लिया ये जो बात की जा रही है कि अगर मान लिया ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है या न्यूक्लियर तंजीबात उनकी ऐसी हैं जो बॉम्ब बनाने के लिए कैपेबल हैं, तो इसका फैसला अल्टीमेटली किसको करना है? इसका फैसला इंटरनेशनल मैकेनिज्म है, उसके तहत इसका फैसला किया जाएगा। ये या इजराइल को एक पूरा ग्लोबल पुलिसमैन बना दिया गया है कि वो डिसाइड करेगा किस कंट्री के पास न्यूक्लियर बॉम्ब होना चाहिए, किसके पास नहीं होना चाहिए। अल्टीमेटली ये तो आईएईए की बात होगी ना। तो यूनाइटेड नेशन ने क्या इस एक्शन को सैंक्शन किया था? ये इजराइल की इसको जारहाना पॉलिसी, इजराइल का हमला, इजराइल को गासिब और इजराइल को मुजरिम करार देना चाहिए। इसमें मैं नहीं समझता हूं कि न्यूट्रलिटी की कोई बात होनी चाहिए। अगर इंटरनेशनल लॉ आप देखें, इंटरनेशनल नॉर्म देखें, तो इजराइल हमले का मुजरिम है और मुर्तकब है।
तो इसलिए इसमें तो यूनिवर्सल कंडेमनेशन इजराइल का होना चाहिए कि एक नेशन को अनप्रोवोक्ड अटैक किया है और उसमें एक बड़ी तादाद में लोगों को, सिविलियन से लेकर के और मिलिट्री और यानी साइंटिस्ट को मारा है। तो ऐसी हालत तो मैं नहीं समझता कि कोई और बात होनी चाहिए। इसमें तो इजराइल ही हमलावर है और इजराइल ही मुजरिम भी है। जी, तो मेरा सवाल एक जुड़ा, इससे जुड़ा एक छोटा सा सवाल और छोटा सा जवाब भी चाहूंगा, उसके बाद मैं अपने दूसरे मार्ग पर जाता हूं। मोहब्बत साहब, आप आगे क्या देख पा रहे हैं? मेरा सवाल यही है, कितना लंबा ये जंग खींच सकता है, ये जंग खींच सकती है, और क्या अमेरिका की इस वक्त क्या सोच हो सकती है? क्या डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका जो लगातार ये शबीह बनाने की कोशिश में है कि मैं जंग रुकवा रहा हूं ना कि करवा रहा हूं, क्या अमेरिका इसे डिजर्व करेगा, इसे चाहेगा कि ये जंग खींचे आगे? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो हालात है उसमें इजराइल और ईरान के बीच में जो टसल है ये उस वक्त तक कायम रहेगी अगर यानी ईरान ने अपनी सलाहियत दिखाई कि जो कैपेबिलिटी उसने दिखाई है तेल अवीव पे अटैक करके, कि जिसे कहते हैं म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। जी, आज यानी रियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट में कहा जाता है मैड जिसे कहते हैं, यानी म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन पे दोनों को नुकसान होगा। अगर ये इंश्योर नहीं होता और ये मालूम हुआ कि एक तरफा इजराइल जो चाहे वो कर सकता है, तो ये जंग नहीं रुकेगी। इजराइल को जो हदफ है वो उसे हासिल कर लेगा। ऐसी हालत में जाहिर से पहले ईरान के पास जो भी ताकत है, जो भी सलाहियत है, उसके मुताबिक वो लड़ने की कोशिश करेगा। और अल्टीमेटली अगर इजराइल को बड़ा नुकसान होता है तो ऐसी हालत में आप देखेंगे बहुत जल्द नेगोशिएटिंग टेबल पर लाने की कोशिश की जाएगी। और अगर इजराइल को नुकसान नहीं होता है, यानी ईरान उस पोजीशन में नहीं रहता है कि इजराइल को नुकसान पहुंचा पाए, तो ये जंग चलती रहे। कर्नल एस एस पठानिया साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ। तमाम बातों का आपने सुना और आपने भी अपनी बात रखी थी। आप कुछ काउंटर स्टेटमेंट देना चाहते हैं तो वो भी दीजिए, और साथ ही ये बताइए हमें कि क्या ईरान ने ये जाहिर कर दिया है अपने लगातार जो बैलिस्टिक हमलों की बारिश से कि वो रुकेगा नहीं, जवाब देगा और बदला लेगा? इसराइल की तरफ से ये बात सामने आ रही है कि हम लगातार अपने इस ऑपरेशन लायन जो है उनका, जो उन्होंने वर्ड दिया है कि राइजिंग लायन, वो हम जारी रखेंगे। वेयर वी आर गोइंग? देखिए, ये जो लीडर लोग हैं ये कई बार बातें करते हैं विच इज मेंट फॉर द कंजम्पशन ऑफ पीपल। आपने देखा होगा कि जब ये 150 या 200 मिसाइल की बात करेगी, जब ये इजराइल पे लॉन्च किए गए तो वहां पे ईरान के अंदर देयर वाज ए सेलिब्रेशन जी, लाइक दिवाली, एंड सेम थिंग वाज बीइंग शोन कि गाजा स्ट्रिप के अंदर भी सेलिब्रेशन हो रही थी। दैट इज वन एस्पेक्ट। अभी डिप्लोमेटिकली जो अंदर चल रहा होगा पर्दे के पीछे, दैट विल नेवर कम इन द पब्लिक डोमेन। इसलिए तो मैंने आपसे सवाल किया है कि आप एक्सपर्ट हैं इस डिफेंस के भी और जो अफेयर्स हैं फॉरेन उसके भी, तो आप क्या देख रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? देखिए, ये कुछ अभी 1-2 शायद और राउंड होंगे एक्सचेंज। अभी इजराइल, या मान के चलिए कि इजराइल की तरफ से भी एक सैल्वो फायर किया जाएगा। उसमें कितना डैमेज होता है, दैट विल डिसाइड दैट व्हाट कैलिब्रेटेड और मेजर्ड रिस्पॉन्स इज टेकन बाय द ईरान जी, और उसके बाद ये आस्ते आस्ते घटना शुरू हो जाएगा। अगर वो चीज नहीं होती है देन प्रोबेबली जी, मान लीजिए कि चाइना और उसके बाद यूएसएसआर एक्टिवली आ जाते हैं, और वो एक्टिवली वो इसलिए आएंगे क्योंकि वो अमेरिका से लड़ना चाहते हैं, नॉट विद द इजराइल। चलिए, ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अभी भविष्य के घर में है, और बिल्कुल आपका इशारा समझ गया। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का, आपने खास वक्त दिया, इस मौजू पर बातचीत की। तो बहरहाल अभी तो स्थिति यही है, आगे क्या कुछ होता है? क्या ईरान वापस नेगोशिएशन के टेबल पर जाएगा? जो न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर के अमेरिका के साथ बातचीत चल रही थी, क्या ईरान अपने इस कॉल पर अड़ा रहेगा कि अब बातचीत का कोई फायदा नहीं है? क्या इसराइल जो ये कह रहा है कि ईरान में न्यूक्लियर प्रोग्राम हमारे लिए खतरा है, हम जब तक उसे खत्म नहीं कर देते हम हमले करते रहेंगे, तो ये सिलसिला कब तक और कहां तक चलता रहेगा ये देखना अभी बाकी है। बहुत शुक्रिया, आप बने रहे निजर के साथ, हमें इजाजत।